इफ यू हैव ए ट्रायंगुलर लैमिना लाइक दिस, ट्रायंगुलर शेप का लैमिना है, तो उस ट्रायंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ मास जो होता है बच्चे, दैट लाइज एट द सेंट्रॉइड. यहाँ पे दीज आर द मीडियंस, वी ड्रॉ मीडियंस लाइक दिस, एंड द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, intersection point of medians is center of mass. And in the same way you can find the center of mass in various symmetrical bodies, और वो सारे geometrical centers पे होते हैं. But if you have such kind of discrete system जिसमें mass distribution uniform नहीं है, if the mass distribution is not uniform, in that case we can find the center of mass with the help of a formula. That formula we have already studied, तो वो formula मैं यहाँ लिख देता हूँ. That formula is already studied. Okay, तो position vector of center of mass, जैसे यहाँ origin मान लिया जाता है, इधर x axis होता है, in this case इधर in this direction we have y axis, and then we have coordinates of all these masses. इनके coordinates हमें पता होते हैं, and then we can put here m1 times r1. r1 is the position vector of first mass, plus m2 times r2 vector. r2 vector is the position vector of second mass, ठीक है, प्लस m3 times r3. अगर आपके पास 4 masses है तो आप 4 बार लिख दोगे इस इक्वेशन को ना, and divided by total mass of the system. All these problems you have already studied in your +1 class, but this is just a recap of all those concepts कि भाई इस तरह से we can find center of mass. Now the next thing is, again I am revising the concept कि if you apply the force at this point, center of mass पे आप force लगा दो in all the situations like here, यहाँ आपने force लगा दी center of mass पे, these are the forces applied, ठीक है, and here you applied a force, then in all of these cases the bodies will have translatory motion. हर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाएगी, क्योंकि आप फोर्स कहाँ लगा रहे हो, सेंटर ऑफ मास पे लगा रहे हो. आप इस पूरी बॉडी को ऐसे रिप्लेस करके इमेजिन कर सकते हो कि ये पूरी बॉडी अगर इसका मास कैपिटल M है, तो एक्चुअली दिस इज ए पॉइंट लाइज एट द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल हैविंग मास कैपिटल M. सेंटर ऑफ मास की यही डेफिनेशन होती है. सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी वेयर होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है. तो दिस इज सेंटर ऑफ मास. तो अब आप हर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन लिख सकते हो, वी आर स्टडीइंग मोशन ना, तो नाउ यू कैन राइट एक्सेलरेशन ऑफ ईच एंड एवरी बॉडी लाइक दिस. जैसे मान लो इसका मास है, इस बॉडी का मास है 3 kg और आपने फोर्स लगाई 10 न्यूटन. नाउ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस स्फीयर? सिंपल इसको पॉइंट पार्टिकल मान के चलो, जैसे काइनेमेटिक्स में करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन. तो एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि कांस्टेंट फोर्स लगाई है आपने. इसके बाद इस बॉडी का जो मोशन है दैट विल बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एंड दिस विल फॉलो ऑल द 3 इक्वेशंस जो हम ऑलरेडी पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में. काइनेमेटिक्स में जो 3 इक्वेशंस होती हैं, वी हैव 3 इक्वेशंस, वो तीनों इसी केस में होती हैं व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. क्या होती हैं वो 3 इक्वेशंस? मैं यहाँ छोटी छोटी करके लिखता हूँ. v is equal to u plus at. From here you can find final velocity. If you have initial velocity, a is acceleration, वो यहाँ put हो जाएगा. At any time t you can find final velocity. Second equation is s is equal to ut plus half at square. From here you can find the displacement. Time t put कर दो, t put यहाँ भी कर दो, acceleration put कर दो, displacement of the body after time t कितनी दूर चली जाएगी you can tell. और यहीं से आप फाइनल वेलोसिटी अगर निकालना चाहते हो आफ्टर कवरिंग सम डिस्प्लेसमेंट, तो दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन विच इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. Now from this equation you can find final velocity after covering some displacement s. कि जब बॉडी यहाँ से 5 मीटर आगे चली जाएगी तब बता दो कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी. तो जब आप डिस्प्लेसमेंट आपको पता हो, फाइनल वेलोसिटी लिखनी है, देन वी यूज दिस इक्वेशन. तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसलेटरी मोशन. नाउ आई एम गोइंग टू द रोटेशनल मोशन. नाउ अगेन इमेजिन द सेम शीट. अगेन नाउ लेट अस अगेन इमेजिन द सेम शीट. ये वही शीट है, बट नाउ I am applying the force somewhere else.
दिस इज सेंटर ऑफ मास। अब आप इमेजिन करो एंड यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एट योर होम। कोई भी बुक आपके टेबल पे पड़ी है, आप उसके एक एज पर ऐसे यहाँ पे थंब रख के फोर्स लगानी स्टार्ट करें और क्या देखें कि क्या सारी किताब उठ जाती है इकट्ठी, कंप्लीट बुक क्या ऊपर चली जाती है? नहीं जाएगी। बुक स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट दिस एज। व्हेन यू स्टार्ट इट, पहले कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा, फिर थोड़ा पॉइंट शिफ्ट होता रहेगा जैसे जैसे ऊपर जाओगे, तो दिस बुक विल हैव सच काइंड ऑफ मोशन। Each and every part of the book start rotating about a fixed point. ठीक है जी। तो हर एक पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल है, दिस ऑल्सो स्टार्ट रोटेटिंग, ये भी घूमना शुरू करेगा। और जैसे कोई सिचुएशन बनाना चाहें अगर हम बुक की, तो वो कुछ इस तरह की बन जाएगी। आफ्टर सम टाइम इट विल बी लाइक दिस, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग लाइक दिस। ओके, तो यहां पर अब बॉडी का रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज द अप्लाइड फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगा रहे हम, अभी हम किसी और पॉइंट पे लगा रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हियर द टॉर्क इज जनरेटेड, टॉर्क इज जनरेटेड, ठीक है, एंड दिस टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। तो इट विल प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन ऑफ बुक और शीट जो भी है। ओके, कैसे फाइंड करेंगे रोटेशनल मोशन में? अब क्या क्या चीजें हैं जो आप फाइंड कर सकते हो? ठीक है, देखिए टॉर्क का सीधा फॉर्मूला आप लिख सकते हो। अगर आप इस पार्टिकल पे टॉर्क देखना चाहते हो, then you have to use the force applied here. Let us suppose that is force F1 and this perpendicular distance from the point of rotation. This perpendicular distance is R1. The torque is simply F1 times R1. This is torque. और अगर फोर्स इंक्लाइंड हो, मान लो फोर्स का कुछ एंगल है इसके साथ थीटा, देन यू हैव टू राइट टो वेक्टर इज इक्वल टू R1 क्रॉस F1 इज इक्वल टू R1 F1 साइन थीटा विद एन कैप, और इसकी डायरेक्शन भी होती है, वो हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ लिया हुआ है। दिस इज द टॉर्क। अब इस टॉर्क के कारण यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने वाला है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जब तक आप फोर्स लगाते रहोगे तब तक वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। टॉर्क है ना, तो टॉर्क इज रिलेटेड टू एंगुलर एक्सेलरेशन बाय दिस रिलेशन, टो इज इक्वल टू आई अल्फा। हियर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। जैसे हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन में इनर्शिया होता है, वी हैव ए बॉडी ऑफ मास m, हमने फोर्स लगाई F and the acceleration produces A and we write F is equal to ma। मास है ना, अब टॉर्क F की जगह मेरे पास टॉर्क है, रोटेशनल फोर्स, एंड A की जगह मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, दिस इज लीनियर एक्सेलरेशन एंड दिस इज एंगुलर। तो जो क्वांटिटी मास की जगह मेरे पास आ रही है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ द मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, सीधी सी बात है। इफ यू हैव ए ट्रक then inertia is more, if you have a cycle inertia is less. Similarly, in the rotational motion we have moment of inertia instead of mass. So inertia, moment of inertia is actually rotational analog। मतलब जैसे वहां पर मास जो रोल प्ले करता है ट्रांसलेटरी मोशन में, यहां पर इनर्शिया सेम रोल प्ले करता है। तो इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रोल प्ले करता है, तो इट इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो बस आप इस इक्वेशन, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ, दिस इज एक्चुअली न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। दिस इज वन फॉर्म, अनदर फॉर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो फ्रॉम हियर इफ यू नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप यहां पे अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और अगर आपके पास टो और अल्फा दोनों हैं तो आप आई भी फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट होता है, हम एक एक्सपेरिमेंट से +1 में करवाया जाता है, वहां से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं किसी भी रोटेटिंग बॉडी का। एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, टॉर्क एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, और यहां से फिर रेशो लेके वहां से हम आई निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये कहानी है रोटेशनल मोशन की। अभी इसी को आगे प्रोसीड करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड हाउ टू कैलकुलेट इट।
what is moment of inertia and how to calculate it. ठीक है जी, let us see. तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम ए सिंगल पार्टिकल. एक सिंगल पार्टिकल को लेते हैं, बाद में हम एन पार्टिकल्स के लिए उस फॉर्मूले को प्रोसीड कर देंगे, एन पार्टिकल्स के लिए बन जाएगा वो. ठीक है, देखो ध्यान से समझो. लेट अस सपोज वी हैव ए फिक्स्ड एक्सिस एंड हियर at some distance r we have a point particle. This is a point mass m. Okay, point mass m. Now it is rotating about this axis in a circular orbit, and this is very common example. जैसे कि न्यूक्लियस के अराउंड हमारा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, सन के अराउंड हमारी अर्थ जो है वो अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है, चाहे वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में है तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका, ऐसे घूमती है. तो सेम वे यहां पर एक पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है. इसकी कुछ लीनियर वेलोसिटी है v. अब लीनियर वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट पर टेंजेंशियली ड्रॉ होती है सर्कुलर मोशन में, लेकिन जो स्पीड है वो v कांस्टेंट है. v कांस्टेंट. v कांस्टेंट होने का मतलब है इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मीन्स ये स्पीड अप नहीं हो रहा, स्लो डाउन नहीं हो रहा. स्पीड अप स्लो डाउन नहीं हो रहा, इसका मतलब यहां पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा. एक बार इसको स्टार्ट किया हमने, स्टार्ट करने के लिए हमने टॉर्क लगाया था, उसके बाद वो एक्सेलरेट हो गया. पहले देखिए इसकी स्पीड 0 थी, जब आपने स्टार्ट किया यहाँ पे कोई फोर्स लगाई, स्टार्ट हो गया, घूमना शुरू हो गया. यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ फोर्स हो सकता है, उसके अबाउट घूमना शुरू हो गया. ठीक है, तो उस केस में इसकी जो स्पीड है v वो कांस्टेंट है. एक बार स्टार्ट करने के बाद v चेंज नहीं हो रहा, मतलब अभी इस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा, तो टॉर्क इज 0 हेयर. ये कुछ चीजें मैं साथ साथ बताई जा रहा हूं सिचुएशन के हिसाब से. ओके, नाउ आई एम राइटिंग अबाउट, आई वांट टू राइट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, ओके, कहां से लिखेंगे, बहुत आसान है. Let me write its kinetic energy. We know its kinetic energy is half mv square. Simple. Speed है, direction का कोई चक्कर नहीं है, mass इसका m है, half mv square is the kinetic energy. Now I will substitute v as r omega here. वो circular motion में मेरे पास है result, v is r omega, तो मैंने put कर दिया. इसको थोड़ा simplify किया, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास. इस इक्वेशन में ये वाला जो फैक्टर है ये ओमेगा स्क्वायर के साथ आ रहा है. हाफ भी एज इट इज है, ओमेगा स्क्वायर भी एज इट इज है. व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? इट इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड बोल सकते हैं, एंगुलर स्पीड. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लीनियर स्पीड के साथ मास आ रहा था, तो मास वाज द मेजर ऑफ इनर्शिया. यहां पर एंगुलर स्पीड है रोटेशनल मोशन के केस में, उसके साथ m की जगह अब एम आर स्क्वायर आ रहा है, तो वो जो एम आर स्क्वायर है वो ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो एक सिंगल पार्टिकल का कंपैरिजन करके देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऐसा लिखा जाता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. सेम उसी सेंस में जैसे हाफ एम वी स्क्वायर स्ट्रेट लाइन मोशन में है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेटिंग पार्टिकल के लिए है. लेकिन हेयर आई, व्हाट इज आई हेयर, यू नो, हेयर कंपैरिजन कर ले हम, आई कांस्टेंट है, हेयर आई इज एम आर स्क्वायर. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिंगल पार्टिकल. अभी हम सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, रिजिड बॉडी पे जाएंगे. तो सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्मूले से पता चल जाता है. क्या करना है हमें जस्ट उस पार्टिकल का मास देखना है. फॉर एग्जांपल 1 kg, हमें उसका डिस्टेंस देखना है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. फॉर एग्जांपल इट इज 2 मीटर. देन व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल? I इज इक्वल टू 1 into 2 स्क्वायर, तो ये बन गया 4. और इसके यूनिट्स भी लिख देंगे अभी हम, 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. मास इज इन किलोग्राम, डिस्टेंस इज इन मीटर. तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल पार्टिकल एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. जैसे कि आपको नजर ही आ रहा है, डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे. ये काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, सब कुछ स्केलर है. देयरफॉर आई इज स्केलर. Now you can calculate moment of inertia of any discrete system.
जिसमें अलग अलग पार्टिकल्स होंगे। जैसे चलते हैं नेक्स्ट शीट पे, चलते हैं, इसको समझने की और कोशिश करते हैं। देखिए, लेट अस कंटिन्यू कि हमारे पास अगर लेट अस कंटिन्यू द सिचुएशन कि अब हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल की बजाय दो पार्टिकल्स हैं। इसका मास m1, इट इज रोटेटिंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r1, और यहीं पर एक और पार्टिकल है m2, rotating in a circle of radius r2. This can be considered as a system. This can be considered as a system of two particles. हम n पार्टिकल पे जाएंगे ना अभी, जैसे इस तरह से we have to understand the concept कि क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अभी क्या करना है हमारे पास, जब आप काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, इसकी भी लिखोगे, दो टर्म्स आएंगी, ये अपनी v1 से जा रहा है, ये अपनी v2 से जा रहा है, ठीक है। तो वी विल हैव टू टर्म्स और उन दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे और रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया I स्केलर है ना, इसका अलग से लिखा जाएगा, m1r1 स्क्वायर इसका अलग से। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड होता चला जाएगा। अगर मैं एक और पार्टिकल इमेजिन कर लूं, यहां पे दिस इज ऑल्सो रोटेटिंग लाइक दिस, तो उसकी भी टर्म यहां ऐड हो जाएगी। मतलब फॉर n पार्टिकल सिस्टम, summation mi ri square where I starts from 1 to n, ठीक है। तो n पार्टिकल्स के लिए यू कैन राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी लाइक दिस। नाउ यू कैन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन वेरियस सिचुएशंस। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं सिंपल। इफ यू हैव ए ट्रायंगल लाइक दिस, यहां पर एक मास है m1, इट इज 2 kg, लेट अस सपोज। दिस इज m2, 3 किलोग्राम, दिस इज m3, 4 किलोग्राम, and this is the axis of rotation. Okay, axis passing through the mass m1, उसके सेंटर से पास कर रहा है ये वाला एक्सिस, and we have to find the moment of inertia of system. ये जो साइड है that is 2 मीटर, side is 2 meter. Okay, and these are rods but they are massless, उनका मास हमें कंसिडर नहीं करना, लाइट रोड्स, ठीक है। ओके, तो नाउ यू कैन फाइंड I as m1 मास टाइम्स उसका मास का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जबकि ये मास तो उस एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, this mass is lying on the axis, so that means the distance of this mass from the axis of rotation is 0. So r1 is 0 plus m2 mass 3 kg, उसका ये डिस्टेंस है यहां से, this is the perpendicular distance r2 which will be 1 meter, and in this case 4 kg इंटू 1 मीटर स्क्वायर। सॉल्व किया 7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यूनिट्स का ध्यान रखना, आपने यूनिट्स को गलत नहीं करना। तो इस तरह से वी कैन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम थोड़ा फिजिकली बात करेंगे। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। होता क्या है, होता ये है, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू ओपोज द रोटेशनल मोशन, और इफ इट इज ऑलरेडी रोटेटिंग देन इट इज अ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज द रिटार्डिंग टॉर्क, जो आप उसको रोकने के लिए लगा रहे हो उसको अपोज करता है मोशन। जैसे इनर्शिया होता है हमारे पास, ए बॉडी विल नॉट स्टार्ट बाय इटसेल्फ, सिमिलरली हियर द बॉडी विल नॉट रोटेट बाय इटसेल्फ अनलेस और until ए टॉर्क इज अप्लाइड। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बॉडी मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है, रिजिड बॉडी भी हो सकता है। तो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल टेल यू कि हाउ मच टॉर्क यू हैव टू अप्लाइड टू स्टार्ट द मोशन, टू स्टार्ट द रोटेशनल मोशन। अब जितना ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा टू स्टार्ट द मोशन। सो देयर आर सम फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स, जो आपको नजर आ रहे हैं। एक तो मास ऑफ द बॉडी, दूसरा ये जो डिस्टेंसेस हैं,
अब अगर आप डिस्टेंस बड़ा कर दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा हो जाएगा, R2 को बड़ा कर दो, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब है इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास आल्सो। मास की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस पर डिपेंड करता है। जैसे एक डिस्क है आपके पास, अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट आएगा, और अगर एक्सिस यहाँ पर आप कंसिडर कर लो, यहाँ डिफरेंट आएगा। तो देयर वी हैव ए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो दिस बॉडी रोटेट्स लाइक दिस, ये ऐसे घूमेगी बड़े सर्कल में। अगर हम I2 के अबाउट सोचे ना, तो I2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ग्रेटर देन I1, और इसके साथ साथ इट विल डिपेंड अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑल्सो। मास की डिस्ट्रीब्यूशन मतलब शेप ऑफ द बॉडी, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो लेट अस राइट द फैक्टर्स on which I depends. Mass and shape of body. Shape of body. Number 2, distribution of mass. Shape is something different. Distribution of mass is different. कैसे? जैसे मान लो दो डिस्क हैं आपके पास, both of these are two disks. Shape is same. Shape same है, but ये वाली जो डिस्क है it is made up of wood everywhere, same material. बट ये डिस्क आधी वुड की बनी हुई है और आधी मेटल की बनी हुई है, हाफ मेटल है and half is wood. So therefore non-uniform distribution of mass is there. इस तरह से समझना है कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। तो इन बोथ ऑफ दीज केसेस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट I1 आएगा, इसका I2 आएगा, बोथ ऑफ देम विल बी डिफरेंट। I1 कुछ और होगा, I2 कुछ और होगा, सेम नहीं होंगे। शेप चाहे सेम है, मास भी मैं कह रहा हूं सेम ले लो, ओवरऑल मास चाहे आप सेम ले लो, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी डिफरेंट, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है दैट इज डिफरेंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। थर्ड है हमारे पास पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, शेप हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में हम साइज को भी कंसिडर कर सकते हैं, अलग से लिख लेते हैं, साइज ऑफ बॉडी। जैसे मान लो हमारे पास दो रिंग हैं, इसका भी मास m है और जो दूसरी रिंग है उसका भी मास m है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मास है वो जिस तरह से यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट इसकी रेडियस बड़ी है R2, इसकी रेडियस छोटी है R1, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 I1 से बड़ा होगा। तो बच्चों डिस्क्रीट सिस्टम के लिए अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है डिस्क्रीट सिस्टम का, तो दैट इज I फ्रॉम 1 to n समेशन mi ri स्क्वायर। ठीक है, डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब होता है कि जब पार्टिकल्स के इन बिटवीन स्पेसिंग जो है दैट स्पेसिंग इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल। डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब होता है व्हेन द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, जैसे यहाँ पे ये सारे डिस्टेंसेस हैं, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, है ना। पॉइंट पार्टिकल्स बोल सकते हो आप इनको। तो पॉइंट पार्टिकल्स के केस में अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है सिस्टम का, तो आप ये फॉर्मूला लगाते हो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब बच्चे हमारे पास जो दूसरी तरह की बॉडीज होती हैं दे आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में बॉडी की एक फिक्स शेप होती है, जैसे कि एक रोड हो सकती है, दिस इज ए कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स ही तो हैं जिनकी ये मिलके बनी है, और इंटर पार्टिकल स्पेसिंग बहुत स्मॉल है। साइज ऑफ पार्टिकल से इंटर पार्टिकल स्पेसिंग काफी स्मॉल है, तो ये एक कॉन्टिन्यूअस जैसी शेप हमारे सामने बन के आ रही है। स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है,
एक रेक्टेंगुलर शीट हो सकती है, ट्रायंगुलर शीट हो सकती है, ये सारी कॉन्टिन्यूस बॉडीज होती है हमारे पास। अब इस केस में अगर हमने किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट ए गिवन एक्सिस, मान लो जैसे ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस रोड की लेंथ जो है दैट इज एल, एंड वी वांट टू फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, कि अगर ये रोड इस एक्सिस के अबाउट घूमे तो हम कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है और क्या टेक्निक है। हम बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं x, उस x डिस्टेंस पे जाके हम एक छोटा सा मास इसका कंसिडर करते हैं, स्मॉल एलिमेंट्री मास, स्मॉल एलिमेंट्री मास विच इज कॉल्ड dm, और इस dm मास की जो वेट होती है या लेंथ होती है दैट इज dx। ये एक रोड है ना, इस तरह की मास डिस्ट्रीब्यूशन को लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मास जो है एक लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो हम ये dm कंसिडर कर चुके हैं यहाँ पे, और x डिस्टेंस है इस dm का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एलिमेंट्री मास का। तो हम पहले तो हम इस फॉर्मूले का ही कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एनालॉग बनाएंगे। देखिए इस फॉर्मूले में समेशन की जगह इस कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाती है। इंटीग्रेशन भी तो सम होता है, इंटीग्रेशन हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं। अगर ये पार्टिकल्स बहुत पास पास आ जाए, आर बहुत छोटा हो जाए, तो इंटीग्रेशन बन जाएगी समेशन की। तो समेशन की जगह इंटीग्रेशन लगाना आपने। हाँ जी, एम आई यहां पर एक सिंगल पार्टिकल का ही तो मास है ना, इसको भी तो हम सिस्टम का एलिमेंट्री मास कंसिडर कर सकते हैं। एम आई क्या होता है, एम आई मतलब M1, M2, M3, M4, दे आर ऑल्सो एलिमेंट्री मासेस ऑफ द सिस्टम। तो वो एलिमेंट्री मास एम आई की जगह हमारे पास अभी इस केस में डीएम है, हम डीएम लिख देंगे। और आर आई स्क्वायर, आर क्या, R1, R2, R3 क्या है, आर आई स्क्वायर एक्चुअली इसी एलिमेंट्री मास का डिस्टेंस ही तो है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो आपने एम आई कंसिडर किया उसका जो डिस्टेंस है वही तो हमारे पास आ रहा ही था इस फॉर्मूले में। तो उसकी जगह हमारे पास इस सिचुएशन में x है। x is the distance of elementary mass from the axis of rotation. Here Ri was the distance of elementary mass from axis of rotation. Means Ri square की जगह हमारे पास यहाँ पे आएगा x square। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो x square dm। और हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ वेरिएबल m चल रहा है ना, तो हम इसको 0 to m इंटीग्रेट करेंगे। मतलब हर कोई, अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो x भी वेरिएबल है आपका। dm मतलब हम इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि इस एंड से लेके इस एंड तक हम छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ते चले जाएंगे सारे dm को, और फिर टोटल ऐड करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, अब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड। वो मैं यहीं पे कर दूंगा। लेट अस फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट। एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है इस स्टेटमेंट में। ये जो एक्सिस है वो इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर नजर आ रहा है ना आपको इसकी लेंथ के, और इसके मिड पॉइंट में से पास कर रहा है। उसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने वाले हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पे डिपेंड करता है। तो अगर आप एक्सिस चेंज कर दोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले को यूज करना है सिंपली। तो आंसर हमारे पास आने वाला है, एक मिनट, हाँ जी। तो इस केस में आंसर हमारे पास आने वाला है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dm। बट अभी हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे हैं। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, एक dm यहाँ लोगे फिर आगे लोगे, इस तरह से जोड़ते चले जाओगे छोटे छोटे पार्ट्स को, तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन में x भी चेंज होगा और dm भी चेंज हो रहा है, वो तो वैसे ही वेरिएबल है। तो इन दोनों में का हमें एक सिंगल वेरिएबल लेना होगा, या तो x आ जाए अकेला या dm की जगह m आ जाए अकेला। तो हम क्या करेंगे, dm को इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे। देखिए कैसे लिखा जाता है, बहुत आसान है।
ये जो dm by dx होता है ना, dm by dx, दिस इज एक्चुअली स्मॉल मास अपॉन स्मॉल लेंथ, इसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। और अगर हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास की, मतलब होमोजीनियस बॉडी है, तो होमोजीनियस बॉडी के लिए दिस थिंग इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रोड अपॉन लेंथ ऑफ द रोड। दिस इक्वेशन इज ट्रू ओनली फॉर होमोजीनियस बॉडी। ध्यान देना ये सारे पॉइंट्स। तो होमोजीनियस बॉडी में इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो dm हमारे पास आ जाएगा m by l dx, इसको हमने यहां पुट कर देना है, इंटीग्रेशन करनी है x स्क्वायर m by l dx। और लिमिट्स क्या होंगी, हमें इस एंड से शुरू होना है, यहां ओरिजिन मान लेंगे हम, इस एंड की वैल्यू है -l/2 क्योंकि लेंथ टोटल l है, और इस एंड की वैल्यू हो जाएगी l/2। तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है पूरी लेंथ के लिए, मीन्स -l/2 से +l/2 तक। कांस्टेंट टर्म्स बाहर ले लेते हैं हम यहां से, जैसे m by l कांस्टेंट बाहर आ गया, और x स्क्वायर dm को हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 3/3 आ जाएगा, और इसकी लिमिट्स अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो m/3l बाहर आ गया, x क्यूब मतलब l/2 का क्यूब, तो वो बना l क्यूब, और 2 का क्यूब 8, ठीक है, तो ये बन गया l³/8 माइनस एक और माइनस l³/8, ये हो जाएगा पुट करके, और ये सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आएगा m/3l इंटू 2l³/8। तो यहां पे यहां 4 आ गया और एक l कट गया, स्क्वायर बचा। तो जो रिजल्ट आएगा उसके लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि हमें पता चल जाए, तो मैं उसको ऐसे इसमें लिख देता हूं। रिजल्ट हमारे पास आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, यहीं से रोड का 1/12 बन गया नीचे, 3 और 4 इंटू ml स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोड अबाउट दिस एक्सिस। और इसी सेम प्रोसीजर से हम डिस्क का, रिंग का, सफियर का, हर किसी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे एक और हम रिंग का करके देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग। अब जो रिंग है दैट इज ए 2D ऑब्जेक्ट ऑफ ए रिंग, ठीक है, इट इज 2D ऑब्जेक्ट। अब हम कौन से एक्सिस ले रहे हैं, अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स डायमीटर एंड पासिंग थ्रू सेंटर। क्योंकि एक्सिस पे बहुत ज्यादा एक्सिस पे तो डिपेंड करता है ना ये, तो हमें एक्सिस को प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। तो मैं आपको रिंग दिखाता हूं, कौन सी है रिंग। ये हमारे पास रिंग है लाइक दिस, ये इसका सेंटर हो गया, ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर प्लेन में पड़ी हुई है, r इसकी रेडियस मान लेते हैं हम, m इसका मास मान लेते हैं हम, ठीक है, टोटल मास m, टोटल रेडियस इज r, एंड दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो फॉर्मूला हमारे पास वही है जो मैंने अभी बताया आपको। हमने इसका स्मॉल एलिमेंट्री मास कहीं पर कंसिडर करना है, तो ये स्मॉल एलिमेंट्री मास dm है बच्चों, dm, ठीक है। और इस dm का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन रेडियस के ही बराबर है, जहां x था उसकी जगह r आएगा। तो फॉर्मूला पहले मैं लिख दूं, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dm, बट अब x की जगह डिस्टेंस ऑफ dm फ्रॉम एक्सिस इज r, तो ये बना कैपिटल R स्क्वायर इंटू dm, और हमें इसको इंटीग्रेट करना बच्चों, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, इस इंटीग्रेशन में r तो कांस्टेंट है, लास्ट केस में ये डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं था, रोड के साथ वेरी कर रहा था लेंथ के साथ, बट अगर आप dm यहां ले लेंगे तब भी r रेडियस ही रहेगी, सेम रहेगी। अगर आप dm यहां ले लेंगे तब भी रेडियस उतनी ही रहेगी, यहां ले लेंगे तब भी वही रहेगी, तो r इज कांस्टेंट। व्हेन यू ऐड दीज स्मॉल dms टू गेट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे ये पॉइंट पार्टिकल है ना, उस पॉइंट पार्टिकल का dm r स्क्वायर हो गया ना, सबको ऐड करोगे तो r विल बी कांस्टेंट, तो यहां r इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ dm बचेगा, सिंगल वेरिएबल है। तो जैसे आपको पता है कि dx की इंटीग्रेशन x होती है, वैसे ही dm की इंटीग्रेशन टोटल मास, इसकी लिमिट्स लिख लेते हैं 0 to m, टोटल मास है ना, 0 यहां मान लेते हैं, पूरा ऐड करते करते टोटल m हो जाएगा, तो ये बनेगा r स्क्वायर इंटीग्रेशन m, लिमिट्स पुट करके 0 to m, तो आंसर इज mr स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, mr स्क्वायर,
ठीक है, ये रिंग के लिए है बच्चों। अब आप यहां पर एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे ये एक रिंग थी, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने mr² निकाल लिया। अगर मैं इसके ऊपर एक और रिंग रख दूं, छोटी सी रिंग रख दूं, चिपका दूं इसके साथ, जैसे बैंगल्स होती है ना आपकी, बैंगल्स, एक बैंगल के ऊपर दूसरी बैंगल रखी हमने, फिर हमने तीसरी रखी, फिर हमने चौथी रखी, इस तरह से ऐसे मैं इसके ऊपर बैंगल्स टिका रहा हूं, ठीक है, और फिर मैंने ग्लू से जोड़ दिया सारी बैंगल्स को, तो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बॉडी बन गई। तो ये जो सिलेंड्रिकल बॉडी है, जो कि एक होलो सिलेंडर है बच्चे, होलो सिलेंडर, इसकी शेप बिल्कुल इसके जैसी है, हाँ मास बढ़ रहा है इसका, रेडियस बिल्कुल वैसी ही है। तो इस होलो सिलेंडर का भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट दिस एक्सिस वो भी सेम होता है, क्योंकि जब आप यहां पर भी इंटीग्रेट करोगे डीएम को और फिर छोटे छोटे पार्ट्स को आप ऐड करते चले जाओगे, डीएम ये होगा इस केस में ना, तो छोटे छोटे पार्ट्स को आप इंटीग्रेट करोगे, जब आप आर कांस्टेंट रहेगा, आंसर विल बी सेम। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको आने ही चाहिए 100%। जब भी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं आने वाले टाइम पे, आईआईटी जैम दोगे या आने वाले टाइम पे आप यूजीसी नेट दोगे, अगर आप एमएससी फिजिक्स करोगे, तो वहां पर ये बेसिक्स आपको हर टाइम आने चाहिए। आपने उन 3 सालों के अपने जो बीएससी के नोट्स हैं अगर वो रिवाइज कर लोगे ना, तो आईआईटी जैम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दिस इज होलो सिलेंडर, ठीक है, होलो सिलेंडर का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसी तरह से हम बाकी बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, पर उनकी डेरिवेशंस हम नहीं करने वाले, मैं सारे रिजल्ट्स आपको बता रहा हूं। रिजल्ट से पहले मैं 2 थ्योरम्स आपको समझाऊंगा जो आपने ऑलरेडी भी करी हुई है, बट एक बार फिर से जस्ट हम उसको रिकैप करेंगे। देखिए, हमने बच्चों अभी जैसे रिंग ली, हमने उस रिंग में इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया mr²। अब अगर आपको बोला जाए एक और एक्सिस है जो इस एक्सिस के पैरेलल है, ऐसे ये वाला एक्सिस जो है इसको हम नाम दे देते हैं, लेट अस सपोज दिस इज एक्सिस 2, दिस इज एक्सिस 1। तो I2 जो है वो उसको निकालना अभी, है ना, एंड I2 एक्सिस इज पैरेलल टू 2 एक्सिस इज पैरेलल टू 1 एक्सिस। तो उस केस में हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा देते हैं, ठीक है। कैसे लगाएंगे, देखिए, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और इस एक्सिस का डिस्टेंस पुराने वाले एक्सिस से भी r है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होती है, इसको सिर्फ लगाना आना चाहिए आपको, ड्राइव नहीं करना हमें अभी। देखो, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का मीनिंग है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यू पैरेलल एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। देखिए, ये सेंटर ऑफ मास है इस रिंग का, उसके अबाउट हमें पहले फाइंड करना है, प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल एक्सिस। जो भी हमारे पास 2 पैरेलल एक्सिस हैं उनमें जो डिस्टेंस है उससे उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है और उसका स्क्वायर करना है। ये फॉर्मूला है बच्चों, स्क्वायर भी करना जरूरी है। तो इस केस में अगर आपको I2 लिखना है, फिर वो हो जाएगा ICOM, वो है mr² प्लस मास ऑफ डिस्क, वो भी m है, मास तो m ही है ना, और इनटू ये जो डिस्टेंस है वो r ही है, इस केस में r²। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 2mr² अबाउट दिस एक्सिस, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही रोड की एग्जांपल भी कर लेते हैं, जैसे ये हमारी रोड थी, इस सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी लिख लिया हुआ, वो हमारे पास आया बच्चों 1/12 ml², ठीक है। अब आप चाहते हो कि यहां पर एक और एक्सिस है, ये एक्सिस, इस एक्सिस का डिस्टेंस यहां से l/4 है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया l/4 डिस्टेंस है। तो इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया I' निकालना है बच्चे। तो मैं इसको यहीं पे नीचे सॉल्व कर रहा हूं, ये मैं यहां पे ऐसे करके नीचे इसके यहां सॉल्व कर रहा हूं। तो I' इज पुराने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया I प्लस मास ऑफ द रोड इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 एक्सिस, उसका स्क्वायर। पुराने वाला है 1/12 ml² प्लस यहां आ जाएगा 1/16 ml²। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हर एक्सिस के अबाउट हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है। दूसरी हमारे पास थ्योरम होती है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए भी हम रिंग वाली एग्जांपल ही करेंगे। उस केस में हमारे पास 2 एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। देखिए, जैसे मान लें आपके पास वही रिंग है,
उस रिंग के दो डायमीटर हैं, एक ये डायमीटर है और दूसरा उसके परपेंडिकुलर वाला डायमीटर है। दिस डायमीटर इज कॉल्ड D1, दिस डायमीटर इज D2, लेट अस सपोज। और हमारे पास ये जो एक्सिस इसमें से पास कर रहा था और इस रिंग के परपेंडिकुलर था, जो अभी आपको स्क्रीन के परपेंडिकुलर लगेगा, उस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। ये परपेंडिकुलर है ना, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है mr²। तो यहां पर हम एक थ्योरम लगा सकते हैं जो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए लगती हैं। देखो ये वाला डायमीटर इसके परपेंडिकुलर और ये दोनों डायमीटर्स इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, मींस ये तीनों डायरेक्शंस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो उस केस में हम लगा देते हैं I अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू जो दो परपेंडिकुलर हैं ID1 प्लस ID2। ठीक है, ऐसे देख लें डायग्राम, एक ये डायमीटर है, एक ये डायमीटर है और इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। ठीक है, तो वो तो mr² है, सेंटर ऑफ मास में से निकल रहा है वो, तो यहां आ जाएगा mr² इज इक्वल टू ID1 प्लस ID2। अब ये दोनों डायमीटर बराबर हैं और रिंग जो है वो उनके अबाउट सिमेट्रिकल है, तो ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक दूसरे के बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, दे विल बी इक्वल। तो यहां हम लिख सकते हैं 2ID, तो यहां से ID निकल आएगा डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे रिजल्ट्स, ये थ्योरम्स आपको लगानी आनी चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम्स कर पाओगे। तो अब रिंग के केस में ही अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट देख रहे हो तो आप mr² आंसर आ रहा है, मतलब अगर मास और रेडियस दे दें तो आप निकाल सकते हो ना। और अगर आप इस एक्सिस के अबाउट देख रहे हो 2mr² आ रहा है। डायमीटर के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो इस एक्सिस के अबाउट, तो वो आ रहा है mr²/2। ठीक है, थोड़ा और इसको इमेजिन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकालना है, तब आप इस रिंग को घूमता हुआ इमेजिन करें, ऐसे ये ऐसे घूम रही है। ठीक है, इस तरह से, जैसे वो कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है वैसे ये रिंग घूम रही है। ठीक है, इसको ऐसे इमेजिन करेंगे। और अगर आप इस एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हो, फिर आप उसको भूल जाओ, पुराने वाले एक्सिस को। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr² है, मतलब ये रिंग ऐसे घूम रही है इस केस में, ये बड़े वाले सर्कल में। ठीक है, डफली होती है ना, वैसे नहीं है, तो स्क्रीन के प्लेन है बट ऐसे घूम रही है बड़े सर्कल में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr²। देखो दोनों रोटेशंस एक दूसरे से डिफरेंट है। और अगर मैं कह रहा हूं डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये रिंग कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। ठीक है, जैसे हमारी अर्थ घूमती है, बट ये एक रिंग है ना, तो रिंग जैसे आप, हाँ, जैसे आप अपनी बैंगल को ऐसे घुमाते नहीं हो, सरफेस पे रोटेट कर देते हो और वो घूमता है कड़ा आपका, वैसे ही ये रिंग घूम रही है। तो इस एक्सिस के अबाउट ये डायमीटर हो गया ना, ये है mr²/2। तो हर जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है बच्चों। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपका, वो एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है, तो आप हर सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हो। बेसिक रिलेशन मैंने आपको बताई है, L is equal to I times omega, means if its angular velocity is omega रेडियन पर सेकेंड। हर केस में हम इसको मान लेते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जो है दैट इज ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, हर केस में। तो हर केस में देखो एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट है। ठीक है, इस केस में एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा L is equal to mr² ओमेगा। इस केस में बन जाएगा L is equal to 2mr² ओमेगा। इस केस में बन जाएगा L is equal to mr²/2 ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम इज डिफरेंट। मोशन कंटेन्ड इन द रोटेटिंग बॉडी इज एंगुलर मोमेंटम एंड दिस इज डिफरेंट। ठीक है, समझ गए। अब जितना बड़ा एंगुलर मोमेंटम उतना ज्यादा आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। वो टॉर्क है, बॉडी घूम रही है उसको रोकने के लिए या स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि टो इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आप एंगुलर मोमेंटम को चेंज करना चाहते हो ना, इसको रोकना चाहते हो, मींस अभी एंगुलर मोमेंटम 2mr²/ओमेगा है, आप इसको रोकना चाहते हो, जीरो करना चाहते हो इसका एंगुलर मोमेंटम। तो ज्यादा एंगुलर मोमेंटम है तो टॉर्क भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, कम एंगुलर मोमेंटम है टॉर्क भी कम लगाना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो L is equal to I ओमेगा से we can calculate angular momentum if we know the moment of inertia। अब हमने डेरिवेशन देख ली मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और हाँ जी सुनो, अब हमने डेरिवेशन देख ली मोमेंट ऑफ इनर्शिया की और थ्योरम्स भी दोनों समझ ली कैसे अप्लाई करनी है। डिफरेंट एग्जांपल्स आपसे पूछी जा सकती हैं। अब हम देखेंगे कि हाँ, अब हम डिफरेंट बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेते हैं फॉर्मूले, क्योंकि अभी हमने सिर्फ रिंग का देखा और हमने देखा रोड का,
हर किसी बॉडी का ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास में से मैं बता देता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में ये यूज हो जाते हैं। तो लेट अस राइट सम रिलेशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, डिफरेंट शेप्स कह दो आप, शेप्स भी कहा जा सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, जैसे रोड है हमारे पास, रोड के सेंटर ऑफ मास वाला जो एक्सिस है उसके अबाउट ही मैं बताऊंगा हर किसी केस में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml², L इज द लेंथ। बाकी आप किसी और एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हो तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा दो आप। ठीक है, ओके, ये फर्स्ट हमारे पास आ गया। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास इस तरह से रेक्टेंगुलर लेमिना, इसका भी मैं सेंटर ऑफ मास और जो एक्सिस परपेंडिकुलर है उसके अबाउट ही लिखूंगा। तो अगर इसकी लेंथ L है बच्चे, ब्रेथ B है, तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाता है, 1/12 मास बाहर आ जाएगा, L² प्लस B²। ठीक है, तो ये हमारे पास इस रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। और थर्ड सिचुएशन में रिंग है, रिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रिंग होता है जैसे आपकी बैंगल्स होती हैं, ठीक है, उसको रिंग बोलते हैं, अंदर से खाली होती है, बाकी यहाँ बाउंड्री पे मास होता है। तो इसका मास m है, रेडियस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²। जस्ट ये फॉर्मूले याद करने हैं, वैल्यूज गिवन होंगी, पुट करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए। ओके, फोर्थ सिचुएशन में डिस्क है, डिस्क अभी हमने नहीं करी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है आपको। ड्राइव भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, बट आपको जरूरत नहीं है, आप +1 +2 में बच्चे करते हैं, मैं रिकैप करवा रहा हूं आपको। तो r इसकी फिर से रेडियस है, m मास है, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I = mr²/2। सारे फॉर्मूले याद करने हैं, ये आधा होगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग से कम होगा। देखो अगर मास सिर्फ बाउंड्री पे होगा ना तो r बड़ा है, सबके लिए r मैक्सिमम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जितना मास दूर चला जाएगा r बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। इस केस में मासेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, छोटा r भी है, बड़ा r भी है, तो जो एवरेज वैल्यू आती है वो r²/2 आती है। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ फॉर्मूला हमारे पास है सफियर के लिए, दिस इज सफियर। दो तरह का सफियर होता है, होलो और सॉलिड। तो पहले हम होलो की बात कर लेते हैं। होलो सफियर अंदर से खाली होता है, अंदर से खोखला होता है, यहाँ एम्प्टी होता है ये, और इसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। तो मास इसका m ही है, रेडियस r है, तो फॉर्मूला होता है I = 2/3 mr²। अगर आप इस एक्सिस के अबाउट लगाना चाहते हो तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा सकते हो। तो I = 2/3 mr² हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। और अगर आपके पास सॉलिड सफियर है, सॉलिड भरा हुआ अंदर से, जैसे रबड़ की गेंद होती है, रबड़ की जो बॉल होती है उसमें सॉलिड सफियर मान सकते हैं उसको, रेडियस r है, मास m है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला देखिए, ये सॉलिड है ना, जो सॉलिड का इससे कम होगा होलो से, क्योंकि होलो में सारा मास बाउंड्री पे है, सरफेस पे है, यहाँ मास उसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनके लिए जो डिस्टेंस ऑफ मास है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वो छोटा हो सकता है ना। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगी। इसमें 2/5 का फैक्टर आएगा, ये छोटा हो गया ना, ये 2/3 है, बाकी सेम। तो ये हमारे पास सॉलिड सफियर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो यही कुछ चीजें हैं जो रोल करती हैं। और रिंग जो है वो होलो सिलेंडर भी है, यहां मैं वो भी लिख देता हूं, होलो सिलेंडर भी सेम ही बात है जैसे मैंने अभी आपको बताया। और जो डिस्क है वो सॉलिड सिलेंडर भी है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं किसी भी बॉडी का। अब एक हमारे पास और कॉन्सेप्ट होता है विच इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं ऑफ एनी बॉडी अबाउट एनी एक्सिस। ये एक्चुअली एवरेज डिस्टेंस होता है ऑफ ऑल द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एवरेज को ना हम ऐसे लिख देते हैं, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस होता है ये, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ all the particles from axis of rotation। और अगर आपने k फाइंड करना है ना तो आप क्या करेंगे, आप I = mk² फॉर्मूला लिख के इसको जो उस बॉडी का एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया उससे कंपेयर कर देंगे। k यहाँ पर रेडियस ऑफ जायरेशन है, जैसे मान लो आपने होलो सफियर के केस में करना है ना, तो हम इसको लिख देंगे 2/3 mr²।
ऐसे इक्वेट करके ना एम कट जाएगा, के हमें निकालना है यहाँ से कि इस होलो स्फीयर की रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी है, तो बन जाएगा स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट हो जाएगा 2/3, आर बाहर चला जाएगा रूट के प्लस माइनस, तो दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ होलो स्फीयर। इस तरह से कोई भी फॉर्मूला कंपेयर करके, कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर के साथ इक्वेट करके आप रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लो। अभी इसके बाद कल रोलिंग मोशन थोड़ा सा करके ना फिर हम चले जाएंगे डेरिवेशंस जो हैं हमारी बीएससी के कुछ कॉन्सेप्ट्स, उस पर चले जाएंगे।